हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें मूल संविधान की अगर बात करें कि मूल संविधान में हमारा जो मूल संविधान था उसमें टोटल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन आज के समय में अगर पूछे कि कितने भाग हो गए हैं तो देखिए दोस्तों, अगर पूछे हमारे मूल संविधान में कितने भाग थे तो 25 भाग थे। लेकिन आज के समय में वर्तमान की स्थिति अगर बात करें तो वर्तमान में संविधान में 25 भाग हो गए हैं। कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो 25 भाग हैं ये 25 भाग गिनती के माध्यम से 25 हैं। लेकिन अगर संविधान में पूछा जाए कि अंतिम भाग संख्या क्या है, अंतिम भाग संख्या, तो अंतिम भाग संख्या आज भी हमारे संविधान में 22 ही है। क्योंकि समय समय पर एक एक भाग के अलग अलग खंड बना दिए गए हैं और उन भागों को हम एक अलग भाग के तौर पर गिनते हैं। इसीलिए जो संविधान में वर्तमान भागों की संख्या हम गिने जाती है वो 25 गिनते हैं। तो गिनती के हिसाब से 25 हैं, लेकिन पूछा जाए कि अंतिम भाग संख्या आज भी हमारे संविधान में कौन सी है, तो अंतिम भाग संख्या आज भी 22 ही है। तो दोस्तों, भारत के संविधान का सबसे पहला जो भाग है जिसे भाग 1 कहते हैं, तो जो भाग 1 है वो भाग 1 कहलाता है भारत का या फिर कह सकते हैं भाग 1 को संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो जो भाग 1 है, भाग 1 को कहते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत के संविधान के भाग 1 का नाम आपने देखा कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ पर संघ से क्या मतलब है, राज्य क्षेत्र से क्या मतलब है, अभी एक एक आर्टिकल को जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये भाग आखिरकार कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए दोस्तों, भाग 1 में केवल भारतीय संविधान के 4 ही अनुच्छेद आते हैं और भाग 1 में जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल हैं वो भाग 1 में आते हैं। अब भाग 1 से लेकर 4, भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक के जो अनुच्छेद आते हैं, ये अनुच्छेद कहते क्या क्या हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं आर्टिकलों की, तो इनको भी हम लोग आराम से पढ़ने वाले हैं। देखना, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे भारत के संघ, जो हमारा यूनियन स्टेट है, हमारा जो भारत है यूनियन है, उसके बारे में बता रहा है। और उसके जो राज्य क्षेत्र है, यानी पूरे भारत का जो भी राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो जो संविधान का भाग या अनुच्छेद 1 है, या पूरा समझ लीजिए, अनुच्छेद प्रथम या पहला, ये कहता है, जो इसकी लैंग्वेज है वो कहती है कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, होगा। अब देखो, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। अब ये जो पहली लाइन है, ये पूरा आर्टिकल नहीं है, अभी इसके बाद भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन पहले हमने ये लाइन पढ़ी तो पहले इस लाइन को जानेंगे। लाइन कहना क्या चाह रहा है कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में कहा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी सबसे पहली बात यहाँ से ये निकल कर आती है कि भारत के संविधान में हमारे देश को कितने नामों से जाना गया है, तो हमारे देश को 2 नामों से जाना गया है। कौन कौन से नाम? भारत और इंडिया। तो हमारे संविधान में जो हमारे देश को नाम दिए गए हैं वो 2 नाम दिए गए हैं, एक भारत और एक इंडिया। तो यानी भारत जो कि इंडिया है, तो इंडिया भी है भारत भी है, दोनों नाम दिए गए हैं। तो 2 नामों से जाना गया। कौन कौन से नाम? एक भारत
और एक इंडिया। इन दो नामों से हमारे संविधान में हमारे देश के जो नाम है वो चर्चित किए गए हैं। अब देखो, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट। अब यूनियन ऑफ द स्टेट होने का मतलब है कि भारत क्या है, एक संघ देश है, और संघ का मतलब होता है यूनियन। अब देखो, ये जो संघ है, इस संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, और इसी संघ को इंग्लिश में फेडरेशन भी बोलते हैं। FEDERATION, फेडरेशन। तो यूनियन भी संघ के लिए यूज हुआ है और फेडरेशन भी संघ के लिए यूज हुआ है। अब देखो, यूनियन में और फेडरेशन में जब इन दोनों का मतलब संघ से है, तो भारत के संविधान में यूनियन शब्द क्यों लिया गया है, फेडरेशन क्यों नहीं लिया गया? अब देखना क्यों नहीं लिया गया। यूनियन का मतलब होता है कि इस यूनियन में, इस संघ में कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती। कोई भी इकाई से मतलब है हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य, हमारा आपको पता होगा हमारा जो भारत है वो 28 राज्यों में बटा हुआ है, और साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो यूनियन है, तो यूनियन का मतलब है कोई भी इकाई अलग नहीं होगी। कोई भी इकाई अलग नहीं होगी। दूसरी चीज बात है, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और इससे कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती। जबकि फेडरेशन में क्या होता है, कोई भी इकाई अलग हो सकती है। मैं केवल बता रहा हूँ, आप लिख लेना, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में हम ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, समय आपका ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। फेडरेशन का मतलब होता है कोई भी इकाई किसी भी समय अलग हो सकती है, और पूरी आज़ादी होती है कि कोई भी खंड या कोई भी हिस्सा उस देश का अलग हो सकता है। अगर कोई कंट्री फेडरेशन कंट्री है, या फेडरल भी बोला जाता है इसको, फेडरल कह लो, फेडरेशन कह लो, एक ही बात है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी इकाई किसी भी समय अलग हो सकती है। और भारत जैसे कि समझौतों का परिणाम नहीं है, तो फेडरेशन देश क्या होता है, बहुत सारे देश आपस में एक साथ समझौता करते हैं, तो वो क्या होता है, समझौतों का परिणाम होता है। तो समझौते का परिणाम है। और उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, फेडरेशन कंट्री है अमेरिका। तो जो अमेरिका है, अमेरिका में बहुत सारे देश आकर मिले, और जो आकर मिले वो समझौते के तौर पर मिले, यानी कि कहा जाए कि समझौता हुआ, और समझौते के तहत ये बताया गया कि भाई कोई भी इकाई किसी भी समय अलग हो सकती है। इस बात को लेकर समझौता हुआ, तो हम कह सकते हैं अमेरिका क्या है, एक फेडरेशन कंट्री है। अब भारत का मतलब आपको पता चल गया, भारत के लिए यूनियन शब्द यूज किया गया है, और यूनियन का मतलब है कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती। अब इससे आगे बात करें, इससे आगे क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है, ये हो गया, इसे थोड़ा रफ करते हैं। दूसरी चीज क्या कहता है, तो भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। इसके आगे ही दूसरी लाइन लिखी हुई है, जो राज्य क्षेत्र है, कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, या संघ शासित प्रदेश। प्रदेश शामिल होंगे, और साथ ही अर्जित किए गए सभी प्रदेश शामिल होंगे। तो पहले बात राज्य शामिल होंगे, दूसरी चीज़ संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे, और जो तीसरी चीज़ है अर्जित किए गए सभी प्रदेश शामिल होंगे। प्रदेश शामिल होंगे, ठीक है। तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है, या भारत जो है, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा, और भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य भी शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश भी शामिल होंगे, और अर्जित किए गए सभी प्रदेश शामिल होंगे। अर्जित किए गए सभी प्रदेशों से यहाँ मतलब है कि जो भी प्रदेश हमने दूसरे देशों से अपने भारत देश में जोड़े हैं, अर्जित किए हैं, तो वे सभी प्रदेश क्या माने जाएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा माने जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या है, एक चीज़ और देखनी है अब यहाँ पे, ये हो गया पहला आर्टिकल। इसी के साथ हम देखेंगे दूसरा आर्टिकल, यानी अनुच्छेद
2। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत का जो राज्य क्षेत्र है, इस भारत के राज्य क्षेत्र में अगर किसी बाहरी देश को शामिल करना है, बाहर के यानी बाहर से देश या भारत के किसी बाहर से प्रदेश को शामिल करना है, तो वो जो भारत से किसी बाहर के प्रदेश को शामिल किया जाएगा, उस शामिल करने की प्रक्रिया क्या होगी, वो आर्टिकल 2 में लिखी गई है। यानी किसी बाहरी क्षेत्र को बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 2 में दी गई है। और अनुच्छेद 2 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि संसद विधि बनाकर या संसद सामान्य बहुमत से संविधान संशोधन करके किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। ये कहता है आर्टिकल 2। अब देखो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है या भारत के जो राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, इन भारत के राज्यों में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तो परिवर्तन होगा कैसे कैसे, तो 3 प्रकार का परिवर्तन बताया गया है। हालांकि परिवर्तन जैसा भी होगा राज्यों में, वो केवल संसद कर सकेगी, ये बात बताता है आर्टिकल 3। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना हो, परिवर्तन कैसा, उसके नाम में परिवर्तन, यानी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, या किसी नए राज्य का गठन करना हो, या किसी नए राज्य का गठन करना हो, तो हम किसका सहारा लेंगे, अनुच्छेद 3 का सहारा लेंगे। और ये अनुच्छेद 2 में लिखा गया है किसी बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 2 में है। और किसी भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, यानी भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी संशासित प्रदेश हैं, उन संशासित प्रदेशों के या उन राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, या सीमा में परिवर्तन करना हो, या नए राज्यों का गठन करना हो, तो वो सब प्रक्रिया होगी अनुच्छेद 3 के आधार पर। तो आपको अनुच्छेद 2 समझ में आया, अनुच्छेद 3 समझ में आया, अनुच्छेद 1 समझ में आया, ठीक है। इसी के साथ अब देखो चौथा आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 4 आज का अंतिम आर्टिकल होगा, ठीक है। तो इसे रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलिए रफ करते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 4 है वो क्या कहता है, 4 ये कहता है, हमने देखा 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, तो 2 के तहत क्या हो रहा है, 2 ये कहता है कि भारत से बाहर का प्रदेश अगर कोई भारत में शामिल करना है, तो संसद साधारण विधेयक से कानून बनाकर ऐसा कर सकेगी, ठीक है। तो साधारण बहुमत से कानून बनाकर ऐसा कर सकेगी, ये बात कहता है अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में या राज्यों में अगर उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन या किन्हीं नए राज्यों का गठन करना है, तो अनुच्छेद 3 के आधार पर सामान्य बहुमत से संसद ऐसा कर सकेगी। यानी सामान्य बहुमत का मतलब है जितने भी सदस्य हैं उनके कुछ ही मेजोरिटी से ऐसा संसद कर सकती है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो संविधान संशोधन होगा, वो संविधान संशोधन कैसा है, सामान्य होगा, फुल मेजोरिटी से नहीं होगा, सामान्य होगा। और सामान्य संविधान संशोधन की तुलना में गिना नहीं जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 और 3 के तहत जो संविधान संशोधन होगा वो सामान्य तौर पर होगा, और जो सामान्य संविधान संशोधन होता है वो संविधान संशोधनों में काउंट नहीं किया जाता।
तो इसी की बात करता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के तहत किए गए परिवर्तन का प्रभाव आर्टिकल 368 पर नहीं पड़ेगा। अब ये कहोगे कि 368 कहाँ से आ गया जी? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए हैं भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के माध्यम से किए हैं, उन संविधान संशोधनों का प्रभाव अनुच्छेद 368 पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 हमें संविधान संशोधन करने की दो विधियाँ मतलब दो प्रकार बताता है कि भारत के संविधान में अगर संशोधन करना हो तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से किया जाएगा। अनुच्छेद 368 हमारे संविधान के भाग 20 में है। भाग 20 का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। ये बताता है कि भारत के संविधान में संशोधन होगा कैसे। तो भारत के संविधान में दो प्रकार से संशोधन की बात की गई है इसमें। पहला, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। तो पहला विशेष बहुमत, और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों का अनुमोदन कह लो या सलाह कह लो, या सलाह। तो कैसे होंगे अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन हमारे संविधान में ये बताता है 368, और 368 कहता है कि या तो विशेष बहुमत हो। विशेष बहुमत का मतलब है उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, और अंतिम जो अगला अनुच्छेद है अगला जो इन्होंने बताया है तरीका, वो बताया कि विशेष बहुमत हो और आधे राज्यों का अनुमोदन हो। तो विशेष बहुमत, ये विशेष बहुमत है, यानी 2/3 बहुमत तो होना ही होना चाहिए, उसी के साथ आधे राज्यों की अनुमति भी होनी चाहिए। तो संविधान के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी होता है, जबकि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 सदस्य ही अगर वोट डाल दे तो वो संविधान संशोधन माना जाएगा। अब इस 368 के तहत, इन दोनों प्रक्रियाओं के तहत जो भी संविधान संशोधन होगा वो हमारे संविधान में काउंट किया जाएगा। और ये बात आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो 368 के तहत नहीं आएंगे, यानी कि वो जो संविधान संशोधन हमने किए हैं आर्टिकल 2 और 3 के तहत वो काउंट नहीं किए जाते। इसी तरह पे आपने देखा होगा कि हमारे राज्य में जो भी किसी राज्य का गठन होता है या नए राज्यों के नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन होता है तो वो संविधान संशोधन के तौर पर नहीं गिने जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल नंबर 1 कहता है भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे और अर्जित किए गए जितने भी प्रदेश हैं वो सभी शामिल होंगे। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई बाहर का प्रदेश अगर शामिल करना है तो उसके लिए संसद एक सामान्य बहुमत से संविधान संशोधन करेगी और संविधान संशोधन करने के बाद उस बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल कर सकेगी। आर्टिकल 2 कहता है ये बात। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर जो भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उन राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में परिवर्तन करना हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो या नए राज्यों का गठन करना हो तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी वो आर्टिकल 3 के माध्यम से बताया गया है। और 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संसद सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकेगी। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए गए हैं उनका प्रभाव आर्टिकल 368 पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 368 की जो दोनों बातें हैं वो अलग हैं। वो कहता है विशेष बहुमत से होगा संविधान संशोधन या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से होगा। तो ये था भारतीय संविधान का भाग 1 और भाग 1 में केवल इतनी ही चीज़ें हैं, केवल 4 आर्टिकल आपसे पूछेगा और चारों आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इन्हें याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ धन्यवाद।